हेलो नमस्कार प्रियजनों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए पार्ट 2 किसका डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री के परीक्षा में छपने वाले इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके। तो संभावित प्रश्न हम आपके लिए प्रस्तुत हैं इतिहास के। जो भी छात्र डोमेन सब्जेक्ट यदि ले हैं CUET इंट्रेंस एग्जाम 2022 में, यदि वह डोमेन सब्जेक्ट ले हैं हिस्ट्री का, तो उसके लिए हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमारा हो चुका है, जिसमें हमने संभावित प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न कर चुके हैं। आज उससे भी अच्छे प्रश्न हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो यूट्यूब पर पहली बार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो यदि आप हिस्ट्री आप CUET में 2022 में डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री चूज किए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि देखिए आप सोच रहे हो कि हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन नहीं है और आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं इस प्रकार से पढ़ना, तो आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। क्योंकि यदि आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या अपना CUET एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो भाई साहब इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो सिर्फ आपको देखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप देख लीजिए, एक ही बार में सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, यह हमारा कथन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी 45 यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप इंडिया की एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें AU है, BHU है, DU है, JNU है और जितनी भी है आपके BBAU है, आपकी सभी यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जुलाई से पहले यहाँ पढ़ लो, तो महासंग्राम की सीरीज़ है हमारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। जल्द ही ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिंदी की क्लासेस आने वाली हैं आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए मेरे साथियों, तो बहुत अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है आपका। देखिए सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कीजिएगा। यदि आपके पास कापी कलम नहीं है तो सिर्फ आप सुनिएगा। सिर्फ आपको हम आप जैसे बता रहे हैं इसी प्रकार से आपका मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा। किससे? आपकी हिस्ट्री से ऐसे पूछेगा, वैसे आपको करना रहेगा। तो चलिए जितने भी बताते हैं आप अच्छे से नोट करते हुए चलिए। देखिए आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में, देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो देखिए भारत में सबसे पहला पुराना शहर खोजा गया था क्या, जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उसमें सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था, तो हड़प्पा खोजा गया था। कौन? हड़प्पा खोजा गया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए भारत में सबसे पहला, उस समय तो अखंड भारत था आपका, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह पाकिस्तान तक भी फैली थी और भारत में भी थी, लेकिन सबसे पहला शहर पूछा है और पुराना शहर पूछा है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका? हड़प्पा। तो कौन सा था शहर आपका? हड़प्पा। और पहली खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। आप ध्यान रखिएगा, ना मोहनजोदड़ो था और ना ही पंजाब था, ना ही सिंध था आपका। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही है कि आप डिस्कस कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको। तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। क्या वह आत्मा और ब्रह्मा में विश्वास करते थे, कि कर्मकांड में विश्वास करते थे, कि यज्ञ प्रणाली में, कि मातृशक्ति में। तो देखिए हम आपको पढ़ाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान किसकी मूर्ति मिली है, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और बहुत सी जगहों पर जहाँ पर जैसे पत्थरों वत्थरों पर और सिक्कों पर मातृ देवी अर्थात माता की वहाँ पर फोटो लगी हुई है, बनी हुई है वहाँ पर। तो इससे यह अनुमान लगता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मातृसत्तात्मक थे, अर्थात माता को मानते थे। तो यहाँ पर मातृशक्ति में थे। किस में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक हड़प्पा हो गया, एक मातृशक्ति में आप विश्वास करते थे। तो यह दो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। जो गायत्री मंत्र था आपका, वह रचना किसने किया था, तो आपको बताना है विश्वामित्र ने किया था। क्या गायत्री मंत्र की जो रचना है आपका वो किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। जो ओम भूर्भुवस्सुवः है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यह जो आपका गायत्री मंत्र है, यह कौन रचना की है इसके, तो विश्वामित्र जी की है। कौन? विश्वामित्र जी। अब देखिए शब्दों को अच्छे से समझिएगा। हमें यहाँ पर क्या करें, जो आर्य शब्द था वह इंगित था। आर्य शब्द का मतलब क्या था, तो जो भारत में आए थे आर्य, वो अपने को बहुत ज़्यादा अच्छे खासे समझते थे, क्योंकि ये संस्कृत बोलते थे, ये समझते थे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्या? सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो आर्य लोग आए थे भारत में, तो वह क्या समझते थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और इनको संस्कृत आती थी। तो ये कैसे थे, आपके श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। जो आर्य है आपका, वह किसको संबोधित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को संबोधित करता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जो भारत के लोग थे उनको नीच मानते थे, कुलीन मानते थे। तो जो आर्य है आपका किस शब्द कैसे इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश से इंगित करता है। किस? श्रेष्ठ वंश से। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो क्लियर हो गई हैं, तो हाँ सर कर दीजिए। फिर देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराण है आपका, उसमें कितनी संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 18 पुराण है। कितने? 18 पुराण है आपके। क्या? 18 पुराण है आपके। फिर देखिए आगे, या तक क्लियर हो गई होंगी बातें। फिर देखिए हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। जैसे आप जब जन्म लेते हैं तब आपका एक संस्कार है, आपके पूरा 16 संस्कार होते हैं। कितने? हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। जब आपकी मृत्यु हो जाती है, आपका दाह संस्कार होता है, फिर उसके बाद अंतिम संस्कार होता है, वह आपका 16वां संस्कार होता है, अर्थात अंतिम संस्कार होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार होते हैं। जितने हम प्रश्न बता रहे हैं आपको
डोमेन सब्जेक्ट में इतनी मतलब ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ज़्यादा आपके हार्ड प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे आगे पूछ रहा है कि कह रहा है कि शिशुनाग ने किस राजवंश का विलय मगध साम्राज्य में किया था। आपसे पूछ रहा है कि देखिए शिशुनाग ने किस राजवंश का विलय मगध साम्राज्य, मगध इस समय वर्तमान में कहाँ पर है तो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। तो मगध साम्राज्य में किया था, तो उसने किसका किया था? तो काशी का किया था। किसका? काशी का इसने किया था। तो शिशुनाग ने मिला लिया था शिशुनाग ने, तो किसका? काशी को मिला लिया था। किसको? काशी को। तो आपको डी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। जो उज्जैन था आपका, उसका प्राचीनतम में नाम क्या है? तो उसका जो प्राचीन में नाम है वह कौन है? अवंतिका है। क्या है? अवंतिका। तो उज्जैन का प्राचीन में जो नाम है उसका क्या नाम है? अवंतिका है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस में पूछा गया है आपका BHU में भी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में। फिर देखिए आगे आपसे पूछ रहा है कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म में कौन कौन से रत्न है आपके? जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये बुद्ध के त्रिरत्न हैं और उसमें कह रहा है शामिल नहीं है। तो मध्यम जो मार्ग है ये शामिल नहीं है आपका। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में मध्यम मार्ग जो है वह शामिल नहीं है आपका। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आपसे कह रहा है कि योगाचार का विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। जो योगाचार्य मतलब योगा वोगा करते होंगे आप, तो उस जो विज्ञानवाद है उसके प्रतिपादक कौन है? तो आपको बताना है कौन है? मैत्रेय नाथ हैं। कौन? मैत्रेय नाथ हैं आपके योगाचार का विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं आपके। तो कौन? मैत्रेय नाथ। या नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो यहाँ तक आपको जितने भी प्रश्न बताए क्लियर हुए कि नहीं? तो जितने भी क्लियर हो गए आप उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संभावित प्रश्न है जो आपके प्रीवियस में पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं आगे, क्योंकि इतने ही लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, न कि UPSC और न SSC लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एंट्रेंस एग्जाम लेने की बात का है, न कि आपका SSC एग्जाम या UPSC निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था। क्या सेलुकस कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। क्या सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकेटर था। अब देखिए सेलुकस ने मतलब सिकंदर ने तो भारत पर आक्रमण किया नहीं था, मतलब वही शुरुआती जो अखंड भारत था, शुरुआती का पाकिस्तान का एरिया था, उसी पर आक्रमण करके जीत लिया था। लेकिन तो सिकंदर वापस चला गया था, लेकिन जो उसका खचरा या सेलुकस निकेटर उसका सेनापति था, यह वापस आया और चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया था उसका साम्राज्य जीतने के लिए। लेकिन क्या हुआ? सेलुकस निकेटर हार गया था बेचारा। क्या गया था? हार गया था। अब देखिए ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था, ये आपसे सन पूछ रहा है। तो आपको बताना है 305 ईसा पूर्व। कब? 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। तो ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? 305 ईसा पूर्व में। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी? आपसे यही पूछ रहा है, जो कनिष्क था आपका उसकी राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है पुरुषपुर थी। क्या? पुरुषपुर थी। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। आपको बताना है क्या? पुरुषपुर थी। अब देखिए आपसे आगे पूछ रहा है कि वेनसांग कहाँ का निवासी था। क्या? वेनसांग कहाँ का निवासी था? तो एक आया था वेनसांग आया था, एक फाहियान आया था, एक इत्सिंग आया था। क्या? एक इत्सिंग आया था। तो वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? CQ की। याद कर लीजिएगा, आपसे पूछे वेनसांग की पुस्तक का नाम बताइए तो आप बताना CQ की था। क्या? CQ की था। और एक आया था फाहियान आया था। कौन? भारत में आया था फाहियान पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। लेकिन इतना पढ़ लिया फाहियान नालंदा विश्वविद्यालय में कि वहीं पर क्या बन गया? प्रोफेसर बन गया, टीचर बन गया। और इसने एक पुस्तक लिखी है फाहियान ने। क्या लिखी है? फो क्यू की। क्या? फो क्यू की। तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। आपको बताना क्या? फो क्यू की। और एक इत्सिंग आया था। क्या? इत्सिंग आया था। ये अभी कहाँ का था? चीन का था। देखिए फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग कहाँ के थे? चीन के थे। और इन्होंने इत्सिंग ने क्या किया था? जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, हम आपको बता दिए हैं आपके, वही बताएं। तो त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपी कहाँ लेकर गया था? चीन में लेकर गया था। तो यह बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो वेनसांग कहाँ का निवासी था? तो समझ ही गए होंगे, चीन का निवासी था। कहाँ का? चीन का निवासी था, चाइना था यह। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। देखिए अशोक किसे कहते हैं? जिसको कोई शोक ना हो, या काट मार कर फेंक देगा उसको शोक नहीं होगा। तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी? आपसे यही पूछा, जो राष्ट्रकूट राजवंश था उसकी स्थापना क्या मतलब राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है मान्यखेड़ थी। क्या? मान्यखेड़ जो थी वह राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी थी। तो कौन थी? मान्यखेड़। आपको बताना है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपको यही बताना है। तो बता दीजिएगा, आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। आपका दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर? आबू पर्वत पर। तो बातें यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि किस सल्तनत शासक को मिन्हाज ने हातिम
ताई द्वितीय की संज्ञा दी है। अब किस सल्तनत शासक को, देखिए किस सल्तनत शासक को, ये सल्तनत शासक आपके सामने लिखे गए हैं। और मिन्हाज ने, मिन्हाज क्या था, उस समय का जाना माना आदमी था, उसने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसको दी थी, आपसे यही पूछ रहा है किस सल्तनत शासक को, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया है, तो दिल्ली में कुतुब मीनार क्या मतलब बनवाया है। कौन बनवाया था कुतुब मीनार, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर देखिए किस सल्तनत शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय कहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को संज्ञा दी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, जो लोदी वंश का संस्थापक। और लोदी किसे कहते हैं, जो मतलब भोदा ओदा हो, लोदी वंश ये समझिए। तो लोदी वंश की स्थापना कौन करेगा, जो बकलोल रहेगा वही। तो लोदी वंश की स्थापना कौन किया है, बहलोल लोदी किया है। कौन, बहलोल लोदी किया है। तो जो बकलोल है वही लोदी वंश की स्थापना किया है। तो बहलोल लोदी ने किसकी स्थापना की है, लोदी वंश की स्थापना की है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है। देखिए कश्मीर का कौन सा शासक है जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो आपको यही बताना है। तो आपको बताना है क्या, जैनुल आबिदीन। क्या, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। किसको, जैनुल आबिदीन को हम कश्मीर का अकबर कहते हैं। तो किसको कहते हैं, जैनुल आबिदीन को। नोट कर लीजिए, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, जो प्रीवियस में पूछा गया है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे आगे प्रश्न पूछ रहा है कि कबीर के गुरु का कौन थे, जो कबीर थे और कबीर के गुरु कौन थे। तो आपको बताना है कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। कौन थे, रामानंद। तो कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। कौन, रामानंद थे। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद था। क्या, रामानंद। फिर देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आपसे पूछ रहा है जो महाराज शिवाजी थे तो उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो आपको बताना है रामदास थे। कौन थे, रामदास थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास थे। कौन, रामदास। ये प्रश्न दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन आपको कर देंगे। कबीर के गुरु का नाम कौन था, नाम क्या था, रामानंद था। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, रामदास था। क्या, रामदास था। क्लियर कर लीजिएगा इन चीज़ों को। देखिए जो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। गोद प्रथा का मतलब समझते हैं, जैसे आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आप दूसरे का अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको गोद ले लेते हैं। तो इस गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। कौन, डलहौजी कहिए, लॉर्ड मत कहिए। लॉर्ड मतलब भगवान थोड़ी ना, भगवान था ही खचरा। कौन था, डलहौजी ने गोद प्रथा पर मतलब बैन लगा दिया था, रोक दिया था इसने। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं। गोद प्रथा पर बैन कौन लगाया था, तो डलहौजी लगाया था। कौन, डलहौजी लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि देखिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। जब स्वामी विवेकानंद मतलब छोटे थे उनका मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त। क्या, नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त था। क्या, मूल नाम क्या था उनका, नरेंद्र दत्त था। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। जो कूका आंदोलन था, उस मोमेंटम था, उसको संगठित करने का श्रेय किसको जाता है, किसने किया था। तो आपको बताना है गुरु राम सिंह को। किसको, गुरु राम सिंह को। तो संगठित करने का जो श्रेय जाता है वह गुरु राम सिंह को जाता है। तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। किसने, गुरु राम सिंह ने संगठित किया था आपका। तो बातें क्लियर होगी नहीं, सी वाला ऑप्शन सही है आपका। फिर देखिए यहाँ पर स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। तो बता कहने का मतलब है जो मेरा देश है मैं उसको मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं इसको लेकर रहूँगा। यह वचन किसने बोला है, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक बोले हैं। कौन, बाल गंगाधर तिलक बोले हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए प्राणों की बलि देनी पड़ जाए मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उसे लेकर ही रहूँगा। और यह कथन किसका है, तो हमारे बाल गंगाधर तिलक का है। किसका, शहीद बाल गंगाधर तिलक का यह वचन है। तो इस प्रकार से हमने कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर दिए जो संभावित प्रश्न थे। इनमें से जान लीजिए जो भी प्रश्न बता रहे हैं, यदि डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री आप लेंगे तो मान के चलिए जो प्रश्न है इस मतलब लेक्चर में पार्ट 2 बताया, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। देखिए प्रश्न फंसते नहीं फंसाए जाते हैं, आप समझ लीजिए। जो प्रश्न होते हैं उनको फंसते नहीं है, फंसाए जाते हैं। तभी मछली फंसती नहीं है, फंसाई जाती है तभी फंसती है भाई साहब, समझिए। जब तक उसमें चारा नहीं डालेंगे तब तक मछली नहीं फंसेगी। तो उसी प्रकार से आप चालाक बनिए, अच्छे से पढ़िए ताकि सभी चीज़ें क्लियर रहें। जो भी चीज़ें हमने आपको बताई वह अच्छे से समझ में आई होंगी, हमें आशा है आपको। यदि समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही इसका तीसरा पार्ट आएगा। यदि चाहिए तीसरा पार्ट कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से किसी और छात्र का भला हो सकता है और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि संभावित प्रश्न थे जो आ सकते हैं आपके CUET 2022 में। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में इतिहास के लेकर, और जल्द ही हम ज्योग्राफी, हिंदी और पॉलिटी के भी लेकर आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो सिर्फ आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शेरों।